शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं, आपने बहुत सी डरावनी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी कहानी सुनकर आपको सचमुच डर का एहसास होगा। मेरी आपसे बस इतनी गुजारिश है कि अगर आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियां बढ़ेंगी और आगे आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। तो ज़्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले एक और बात, आप सभी लोग कमेंट ज़रूर करें। अपना नाम और अपने शहर का नाम कमेंट में ज़रूर डालें। वीडियो के अंत में कुछ लोगों के नाम लिए जाएंगे। जंगल में कुछ लोग रात के अंधेरे में मशाल जलाकर आगे बढ़ रहे थे। सभी डरते डरते कदम बढ़ा रहे थे। तभी पीछे से उन्हें एक आवाज सुनाई दी। सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि उनका एक साथी गायब हो गया था। सभी के चेहरे बता रहे थे कि वहां जो कुछ भी हो रहा था वह बहुत भयानक था। तभी एक आदमी बोला, देखो, मैं अभी भी कह रहा हूं, चलो यहां से, वरना रामू की तरह हम भी गायब हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर एक नौजवान बोला, देखो, हम यहां छानबीन करने आए हैं। जब तक आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। मानता हूं यह काम बहुत खतरनाक है, लेकिन अगर इसे यहीं नहीं रोका गया तो न जाने कितनों की जान जाएगी। तब पहले वाले आदमी ने कहा, अरे भैया, आप लोग करो छानबीन और जिसे आपका साथ देना है वह दे। मुझे तो जिंदा रहना है, मैं जा रहा हूं। यह कहकर वह पीछे मुड़ा और जाने लगा, लेकिन अंधेरे के कारण उसे नीचे पड़ी कोई चीज दिखाई नहीं दी, जिससे टकराकर वह गिर पड़ा। फिर मशाल की रोशनी में उसने जो देखा उससे उसके पसीने छूट गए। सामने रामू का कटा हुआ सिर पड़ा था, जिसके बाल नोचे गए थे। यह देखकर उस आदमी को इतना बड़ा झटका लगा कि डर के मारे उसे दिल का दौरा पड़ गया और उसी वक्त उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों, आखिर क्या हुआ था? रामू के साथ कौन था? ये लोग किस चीज की छानबीन करने आए थे? इस जंगल में ऐसा क्या था जो लोगों की इतनी बेरहमी से जान ले रहा था? जानिए आज की इस डरावनी कहानी में। ये कहानी है एक छोटे से गांव पालम की। ये गांव बड़ा तो था, लेकिन गांव के लोग काफी पिछड़े हुए थे। उन्हें आधुनिक चीजों के बारे में कुछ नहीं पता था। इस गांव में रहता था धनराज, जिसे सभी धन काका कहते थे। धन काका गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति था। कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो उसका सम्मान न करता हो। वह अपने पूरे परिवार के साथ आराम से जिंदगी बिता रहा था। गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक साल ऐसा आया जब कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं, जिनसे लोगों की जिंदगी में तूफान आ गया। हर इंसान मौत और जिंदगी के बीच खड़ा था और बचने की उम्मीद बहुत कम थी। जाने कैसे अचानक गांव में लोग गायब होने लगे। जो भी शाम के वक्त गांव से बाहर निकलता वह दोबारा कभी नहीं दिखता था, मानो रातों रात उसे जमीन निगल गई हो। गुमशुदा लोगों को ढूंढने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। जब ऐसी घटनाएं बार बार होने लगीं तो लोग परेशान होकर धन काका के बड़े बेटे विशंभर, जो गांव का सरपंच था, उसके पास गए। विशंभर ने गांव वालों को शाम के बाद बाहर निकलने से मना कर दिया और गांव के चारों ओर पहरा लगवा दिया। उन्हें लगा कि यह जंगली जानवरों का काम हो सकता है। सभी लोग संतुष्ट होकर अपने घर चले गए, क्योंकि उन्हें लगा कि अब ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनका पाला किसी जानवर से नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज से पड़ा था। विशंभर के कहने पर लोगों ने कुछ दिनों तक शाम को बाहर निकलना बंद कर दिया और तब तक कोई गायब नहीं हुआ। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ कि गांव वालों की रूह कांप गई। पालम गांव के आखिरी छोर पर रहने वाला अखिलेश नाम का लड़का रात 9 बजे अपने घर के बाहर टहल रहा था। बाकी गांव वाले अपने घरों में सो चुके थे और चारों तरफ सन्नाटा था। अखिलेश के पिता ने उसे घर आने को कहा कि बाहर खतरा है, लेकिन अखिलेश ने कहा कि वह गांव से बाहर नहीं जाएगा, इसलिए उसे कोई खतरा नहीं है। उसके पिता मान गए और सो गए। अब पूरे गांव में सिर्फ अखिलेश ही जाग रहा था। वह इधर उधर टहल रहा था
तभी उसने एक पत्थर उठाया और घर के बगल की घनी झाड़ियों में फेंक दिया। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह डर गया, लेकिन उसे लगा कि शायद कोई कुत्ता होगा। उसने दोबारा पत्थर फेंका और इस बार तेज गुर्राहट की आवाज आई। अखिलेश ने डरते हुए झाड़ियों की ओर कदम बढ़ाए। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने झाड़ियों को हटाया और पीछे झांका, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई और वह घबरा गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने एक पत्थर उठाकर कुत्ते को भगाया, लेकिन जैसे ही वह झाड़ियों की ओर मुड़ा, कोई चीज उस पर झपटी। अखिलेश जोर से चीखा और पीछे गिर गया। उस चीज ने उसके चेहरे को बुरी तरह खरोंच दिया और तेजी से भाग गई। अखिलेश ने उसकी हल्की सी झलक देखी। वह चीखता रहा और उसकी आवाज सुनकर घर वाले और पड़ोसी बाहर आए। उसकी हालत देखकर सब चौंक गए। उसे घर ले जाकर मरहम पट्टी की गई। अगली सुबह यह खबर धन काका और विशंभर तक पहुंची। वे कुछ लोगों के साथ अखिलेश के घर आए। विशंभर ने पूछा कि यह सब कैसे हुआ। अखिलेश ने सारी बात बताई। धन काका ने देखा कि अखिलेश के चेहरे पर गहरे खरोंच थे और उसकी आंखें बाल बाल बची थीं। उन्होंने पूछा कि हमला करने वाला जानवर कैसा था। अखिलेश ने बताया कि वह काला था और शायद उसके लंबे बाल थे। यह सब जानकर विशंभर ने गांव वालों को शाम के बाद बाहर निकलने से सख्त मना कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि कोई जंगली जानवर गांव में घुस आया है। शाम 6 बजे के बाद सभी घरों में चले जाते थे और विशंभर के कुछ आदमी गांव की रखवाली करते थे। 2-3 दिन ऐसे ही बीते, लेकिन अखिलेश ने जिस जानवर की बात की थी वैसा कोई जानवर किसी को दिखा नहीं। लेकिन फिर एक रात बड़ी घटना हुई। रात के 1 बजे विशंभर के आदमी चौराहे पर ताश खेल रहे थे। एक आदमी अशोक ने कहा कि अब रखवाली छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि गांव में कुछ नहीं है। बाकी लोग भी सहमत थे। तभी उन्हें एक घर से खप्पर गिरने की आवाज सुनाई दी। अंधेरा होने के कारण कुछ दिखा नहीं। उन्हें लगा कि शायद कोई बिल्ली कूद रही होगी। फिर से खप्पर गिरने की आवाज आई, लेकिन इस बार दूसरी दिशा से। अशोक ने कहा कि बिल्ली इतनी जल्दी एक घर से दूसरे तक नहीं जा सकती। वह मशाल लेकर उस घर की ओर गया। जैसे ही उसने छत की ओर मशाल की रोशनी दिखाई, उसे एक बड़ी परछाई दिखी जो इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन उसके बड़े बड़े बाल थे। अशोक डर गया। वह पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जब उसने फिर से देखा तो परछाई गायब हो चुकी थी। अशोक को अब अखिलेश की बात सही लगने लगी। उसने अपने साथियों के साथ गांव का जायजा लिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। वे गांव की सीमा तक पहुंचे और जब कुछ नहीं मिला तो वापस लौटने लगे। तभी अशोक को लगा कि कोई तेजी से उसके पीछे से भागा। उसने जंगल में किसी को भागते देखा। वह समझ गया कि वही जानवर है। वह अपने साथियों के साथ जंगल में घुस गया और उसे ढूंढने लगा। अंधेरे और घने जंगल में कदम बढ़ाना मुश्किल था। जैसे जैसे वे अंदर गए, डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं। सबसे डरावनी थी उस जीव की गुर्राहट। सभी के पैर जम गए। सबने अपनी बंदूकें तान लीं। तभी अशोक की नजर झाड़ियों में चमकती 2 आंखों पर पड़ी। वह उस जानवर के बाहर आने का इंतजार करने लगा, लेकिन वह सिर्फ गुर्रा रहा था। अशोक ने गोली चलाई, जिससे जंगली पक्षी चिल्लाने लगे और वह जानवर गायब हो गया। तभी पीछे से एक चीख सुनाई दी। अशोक ने देखा कि उसका एक साथी गायब था और उसके कपड़े का टुकड़ा झाड़ पर अटका था। वे उस झाड़ की ओर भागे और एक नदी के पास पहुंचे। वहां का नजारा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। नदी के आसपास जंगली जानवरों के टुकड़े पड़े थे और पानी से बदबू आ रही थी। अशोक अपने साथी को ढूंढने लगा। तभी पानी में हलचल हुई। सबने देखा कि उनके साथी की आधी लाश तैर रही थी। सबकी सांसें अटक गईं। वे तुरंत भागने लगे। अशोक ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक भेड़िए जैसा भयानक चेहरा दिखा। वह चीखा और सब तेजी से भागे। किसी तरह वे जंगल से बाहर निकले और विशंभर के घर गए। विशंभर सो रहा था, लेकिन आवाज सुनकर जाग गया। अशोक ने डरते हुए सब बताया। विशंभर ने अगले दिन गांव में बैठक बुलाई। लोगों ने कहा कि गांव छोड़ देना चाहिए, लेकिन धन काका ने कहा कि यह हल नहीं है, क्योंकि वह जानवर दूसरे गांव में भी हमला कर सकता है।
विशंभर ने सभी को शाम के बाद बाहर न निकलने की चेतावनी दी। लेकिन एक रात भयंकर बारिश में एक घर में 2-3 साल की बच्ची अपनी मां के पास सो रही थी। तभी छत से आवाज आई, लेकिन कोई नहीं जागा। फिर एक परछाई बच्ची के ऊपर पड़ी और वह रोने लगी। उसके माता पिता जागे और सामने एक भेड़िए जैसे चेहरे वाला प्राणी देखा। वह इंसान जैसा था लेकिन भयानक। उसने बच्ची को मुंह में पकड़ा और भाग गया। माता पिता चीखने लगे और बारिश में उसे ढूंढने लगे। गांव वाले इकट्ठा हुए और खौफ का माहौल बन गया। रामू नाम के एक आदमी ने विशंभर को एक शहर के व्यक्ति के बारे में बताया जो ऐसी समस्याओं का हल करता था। रामू कुछ लोगों के साथ उसे लाने गया और शाम को मंजीत और शेखर नाम के 2 लोगों के साथ लौटा। दोनों पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे। विशंभर ने पूछा कि वे उस जानवर को कैसे पकड़ेंगे। मंजीत ने कहा कि वे सब संभाल लेंगे। रात को मंजीत और शेखर ने कुछ गांव वालों के साथ जंगल जाने का प्लान बनाया। रात 11 बजे वे जंगल गए, मशालें लेकर। रामू सबसे पीछे था। तभी एक चीख सुनाई दी और रामू गायब था। एक आदमी ने कहा, चलो यहां से, वरना हम भी गायब हो जाएंगे। मंजीत ने कहा, हम छानबीन करने आए हैं, आपका साथ जरूरी है। यह खतरनाक है लेकिन इसे रोकना होगा। उस आदमी ने कहा, मुझे जिंदा रहना है, मैं जा रहा हूं। वह मुड़ा लेकिन अंधेरे में किसी चीज से टकराकर गिर गया। मशाल की रोशनी में उसने रामू का कटा हुआ सिर देखा जिसके बाल नोचे गए थे। डर से उसे दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। यह मंजर इतना भयानक था कि कोई भी मंजीत और शेखर के साथ आगे नहीं गया। वे वापस लौटे। उसी रात 1 बजे मंजीत और शेखर एक घर की छत पर रुके जहां से पूरा गांव दिखता था। उन्होंने कैमरा लगाया और सो गए। रात 2 बजे मंजीत जागा और छत के किनारे गया। उसे दूर किसी घर की दीवार पर कुछ हलचल दिखी। उसने शेखर को जगाया और दोनों उस घर की ओर भागे। वहां वह जानवर खड़ा था, मुंह में एक बच्चा लिए। मंजीत चिल्लाया, मानव भेड़िया। जानवर ने बच्चे को छोड़ा जो मर चुका था और उन पर हमला करने की कोशिश की। तभी विशंभर के आदमी मशाल लेकर आए और वह भाग गया। मंजीत ने कहा, यह मानव भेड़िया गांव का ही कोई आदमी है क्योंकि यह घरों में आसानी से घुसता है। यह बात गांव में फैल गई। अगले दिन बैठक हुई। मंजीत ने बताया कि अगर कोई मानव भेड़िया किसी को काट ले या उसे श्राप मिले तो वह भी मानव भेड़िया बन जाता है। धन काका ने कहा कि यह कहानियों की बात है और किसी तांत्रिक से मिलना चाहिए। शेखर ने कैमरे में रिकॉर्ड हुई फुटेज दिखाई जिसमें एक बूढ़ा आदमी मानव भेड़िया बनता दिखा। सब डर गए। विशंभर ने गुस्से में पूछा कि यह भेड़िया कौन है। मंजीत ने कहा कि उन्हें पता लगाना होगा। उस रात पूर्णिमा थी और मंजीत ने सबको चौराहे पर बुलाया। शेखर ने बताया कि पूर्णिमा की रात मानव भेड़िया अपने असली रूप में आता है। सभी डर रहे थे। धन काका ने कहा कि वह इन बातों पर यकीन नहीं करता और जाने लगा। शेखर ने उसका हाथ पकड़ा तो धन काका ने उसे झापड़ मार दिया। शेखर के चेहरे पर खरोंच के निशान बन गए जैसे किसी जानवर के पंजे के। सब धन काका को हैरानी से देखने लगे। तभी मंजीत ने धन काका पर जाल डाल दिया। धन काका चिल्लाने लगा और उसकी आवाज भेड़िए जैसी थी। कुछ लोग डर कर भाग गए। चांद की रोशनी में धन काका का शरीर बदलने लगा और वह मानव भेड़िया बन गया। लोग चीखने लगे। मंजीत और शेखर ने पहले से एक पिंजरा तैयार रखा था जिसे धन काका पर डाल दिया गया। विशंभर को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पिता ही यह सब कर रहे थे। सुबह धन काका इंसान बन गए। मंजीत ने उनसे पूछा कि वह भेड़िया कैसे बने। धन काका रोने लगे और बोले, मुझे माफ कर दो, मैंने सबकी जान ली लेकिन यह मेरी मर्जी से नहीं हुआ, मुझे एक श्राप मिला था। उन्होंने बताया कि 3 साल पहले जब वे पड़ोसी गांव से लौट रहे थे तो जंगल में एक अघोरी को लाश के साथ कुछ करते देखा। उनकी चीख से अघोरी की साधना भंग हो गई और उसने उन्हें श्राप दिया कि वे मानव भेड़िया बनेंगे। पहली पूर्णिमा की रात से उन्होंने गांव वालों को मारना शुरू कर दिया। मंजीत ने पूछा कि क्या श्राप से मुक्ति का कोई रास्ता है। धन काका ने कहा कि अघोरी ने बताया था कि उनकी मौत के साथ श्राप टूटेगा। धन काका ने कहा, मुझे मार दो वरना मैं और लोगों को मार डालूंगा।
विशंभर ने मना किया, लेकिन गांव वालों की विनती पर उसने हामी भर दी। एक आदमी ने धन काका की गर्दन काट दी। सब खुश भी थे और दुखी भी। इस तरह पालम गांव मानव भेड़िए से बच गया। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अब दूसरी कहानी। कुछ लड़कियां कार में मस्ती करती हुई जा रही थीं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन इस सफर में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। आखिर क्या हुआ था, जानने के लिए चलते हैं उनके सफर में। रात का समय था। कार में दीप्ति, शालिनी, रिया और कोमल शहर से लौट रही थीं। सभी गाना सुनते और गाते हुए जा रही थीं। तभी वे एक सुनसान रास्ते से गुजर रही थीं। दीप्ति ने कहा, यहां चिल्लाओ मत, यही वह जगह है जहां पहले कुछ लड़कियों की लाशें मिली थीं। सब चुप हो गए और गाना बंद कर दिया। तभी दीप्ति ने अचानक कार रोकी, क्योंकि सड़क पर एक आदमी पड़ा था। दीप्ति ने कहा कि उसे देखना चाहिए, लेकिन बाकी लड़कियां डर रही थीं। उन्हें लगा कि शायद कोई चोर हो। दीप्ति ने हॉर्न बजाया, लेकिन वह आदमी नहीं उठा। फिर उसने देखा कि उसका चेहरा खून से लथपथ था। दीप्ति कार से उतरी और उसके पास गई। उसने पूछा, क्या हुआ है आपको? उस आदमी ने मुश्किल से कहा, पिशाच, आगे मत जाना, पिशाच है। इतना कहकर वह बेहोश हो गया। दीप्ति ने अपनी सहेलियों को बुलाया और उन्होंने उस आदमी को कार में बिठाया। वे आगे बढ़ीं। तभी दीप्ति को बाजू की सीट से अजीब आवाज आई। उसने देखा, लेकिन वह आदमी बेहोश था। फिर उसकी नजर शालिनी पर पड़ी, जो शीशे की ओर देख रही थी, और उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। शालिनी ने शीशे की ओर इशारा किया। दीप्ति ने शीशे में देखा और उसकी रूह कांप गई। बाजू में बैठा आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था। उसका आधा चेहरा जला हुआ था, दांत नुकीले, कान बड़े और आंखें लाल थीं। दीप्ति समझ गई कि वह पिशाच था। उसने सबको कार से कूदने को कहा। सब कूद गईं, लेकिन दीप्ति के कूदने से पहले पिशाच ने उसकी गर्दन पकड़ ली। कार पेड़ से टकरा गई और दीप्ति बेहोश हो गई। पिशाच ने उसके गले में दांत गड़ा दिए और उसका खून पी लिया। जब सहेलियां कार के पास पहुंची, दीप्ति मर चुकी थी और पिशाच गायब था। 4 साल बाद भी शालिनी उस हादसे को भूल नहीं पाई थी। वह सोच ही रही थी कि उसे अपने मंगेतर ऋतिक का कॉल आया। ऋतिक ने बताया कि उसने पास में एक घर खरीदा है और आज ही वहां शिफ्ट हो रहा है। ऋतिक अकेला रहता था और बिजनेसमैन था। उसने शालिनी को नया घर दिखाने के लिए रात 10 बजे बुलाया। शालिनी ने पूछा कि इतनी रात को क्यों? तो ऋतिक ने कहा कि वह सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता। शालिनी मान गई और ऋतिक के साथ उस घर गई। रास्ता वही था जहां 4 साल पहले हादसा हुआ था। अब वह जगह साफ थी, लेकिन शालिनी को डर लगा। ऋतिक ने कहा कि यह जगह शांत है और शादी के बाद वे यहीं रहेंगे। शालिनी को यह सुनकर डर लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। घर पुराना और किले जैसा था। अंदर से अच्छा था, लेकिन कम रोशनी थी। फर्श से अजीब आवाज आ रही थी। शालिनी ने एक दरवाजा देखा, लेकिन ऋतिक ने उसे रोक दिया, कहकर कि वह उसका बिजनेस वाला कमरा है। ऋतिक ने उसे उसका कमरा दिखाया और छत पर ले गया, जहां चारों तरफ जंगल और पहाड़ दिख रहे थे। फिर वह शालिनी को वापस छोड़ गया। रात भर शालिनी उस घर के बारे में सोचती रही। तभी उसे एक कॉल आया। सामने से अजीब आवाज थी। एक लड़की घबराई हुई कुछ कह रही थी, लेकिन चीखने की आवाज के बाद कॉल कट गया। शालिनी ने दोबारा कॉल किया, लेकिन नहीं लगा। ऋतिक ने बताया कि उसे भी वैसी कॉल आई थी। दोनों ने सोचा कि कोई प्रैंक कर रहा है। कुछ दिन बाद दोनों ने शादी की तारीख पक्की कर ली। शालिनी मंदिर में शादी चाहती थी, लेकिन ऋतिक ने नए घर में शादी की बात की। शालिनी ने उसकी बात मान ली। उसने पूछा कि क्या वह कोमल और रिया को बुला सकती है, और ऋतिक ने हाँ कह दिया। शादी के दिन शालिनी, कोमल और रिया उस घर पहुंचे। वहां सन्नाटा था, कोई सजावट नहीं थी, अंदर भी अंधेरा था। तभी अजीब आवाज आई और तीनों ने कान बंद कर लिए। ऋतिक आया और बोला कि वह साधारण शादी चाहता है, सिर्फ सिंदूर और मंगलसूत्र से। वह शालिनी को हॉल में ले गया, जहां एक मूर्ति थी जिसके लंबे कान, नुकीले दांत और नाखून थे। शालिनी को 4 साल पुराना पिशाच याद आया। ऋतिक ने कहा कि यह उनके कुलदेवता की मूर्ति है। कोमल को ऋतिक अजीब लगा।
और उसने शालिनी को शादी न करने को कहा। ऋतिक ने कहा कि वह अपने रिवाज फॉलो कर रहा है। शालिनी ने शादी कर ली। शादी के बाद मौसम खराब हो गया। शालिनी ने कोमल और रिया को रुकने को कहा। ऋतिक ने उन्हें अलग अलग कमरे दे दिए। रात को ऋतिक शालिनी को अजीब तरह से देख रहा था। वह कपड़े बदलने गई और ऋतिक उस बंद कमरे में चला गया। शालिनी सो गई। रात 12 बजे कोमल को अजीब आवाज सुनाई दी। वह बगल के कमरे के पास गई जहां हथौड़े जैसी आवाज आ रही थी। अचानक आवाज रुकी और ऋतिक बाहर आया। कोमल छुप गई। ऋतिक के जाने के बाद कोमल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह लॉक था। तभी किसी ने उसका मुंह दबाया और सिर पर वार किया। कोमल बेहोश हो गई। ऋतिक उसे उस कमरे में ले गया और ठोकने की आवाज फिर शुरू हुई। सुबह शालिनी उठी और कोमल को ढूंढने लगी। ऋतिक ने कहा कि कोमल रात को चली गई क्योंकि उसके पिता को हार्ट अटैक आया था। शालिनी ने कोमल को कॉल किया तो रिंग उस बंद कमरे के पास से आई। ऋतिक ने कहा कि कोमल ने फोन गिरा दिया होगा। शालिनी को अजीब लगा कि ऋतिक ने खिड़कियां खोलने से मना किया। रिया ने बताया कि कोमल के पिता 2 साल पहले मर चुके थे। शालिनी हैरान थी। रिया नाश्ते के बाद चली गई और ऋतिक भी बाहर गया। रात को ऋतिक एक ड्रिंक लेकर आया जो शालिनी को खराब लगा। उसने उसे उगल दिया तो ऋतिक गुस्सा हो गया और उसे थप्पड़ मारकर ड्रिंक चाटने को कहा। शालिनी ने डर के मारे ड्रिंक पी लिया। ऋतिक ने धमकी दी कि आगे से ना करे। शालिनी डर गई और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा लॉक था। उसका फोन भी काम नहीं कर रहा था। रात को ऋतिक सो रहा था। शालिनी उस बंद कमरे में गई। उसने पिन से लॉक खोला और अंदर कोमल की लाश देखी, जिसके गले पर दांतों के निशान थे। दीवारों पर गड्ढे थे, जैसे उन्हें तोड़ा और भरा गया हो। शालिनी ने एक कच्ची दीवार को हथौड़े से तोड़ा। तभी ऋतिक की आवाज आई। वह सामने था और उसका चेहरा पिशाच जैसा था। शालिनी चीख पड़ी। ऋतिक ने दीवार तोड़ी और उसमें से कंकाल गिरा। उसने कहा कि ये उसकी बीवियां थीं, जिनका खून उसने पिया और उन्हें दीवार में चुन दिया। उसने बताया कि कोमल को उसने मारा और शालिनी ने जो ड्रिंक पिया वह रिया का खून था। ऋतिक ने बताया कि उसने रिया को भी मार दिया जब वह फोन लेने आई थी। शालिनी पीछे हटी लेकिन फिसल गई। ऋतिक ने हमला किया, लेकिन शालिनी ने उसकी आंखों में सीमेंट डाल दिया और भाग निकली। ऋतिक बाहर गया, लेकिन सूरज निकलने वाला था और वह रोशनी सह नहीं सकता था। वह घर के अंधेरे कोने में छुप गया। शालिनी अपने घर पहुंची और कमरे में बंद हो गई। वह अकेली थी और उसका कोई दोस्त नहीं बचा था। उसने शहर छोड़ दिया और उस जगह के बारे में कभी नहीं सोचा। वह पिशाच क्या था, वहां कैसे आया और उससे बचने का उपाय क्या था, यह राज रह गया। शालिनी बस इस बात से खुश थी कि वह बच गई। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म होती है।